ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ये कौन डिक्लेयर करता है इन स्टेट्स? Who declares autonomous district councils in Governor. Assam? Correct, governor and not president. फिफ्थ एरिया जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल था उसमें जो शेड्यूल्ड एरियाज थे वो कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट. और सिक्स शेड्यूल के अंदर कौन डिक्लेयर करेगा? गवर्नर. राइट. देन जस्ट अ सेकेंड. अब आई थिंक वी कैन लुक इनटू द क्वेश्चन. काफी डिटेलिंग हो गई अब इस क्वेश्चन की, इस पर्टिकुलर फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल की. तो we'll look into question number 41. Which of the following statements about the sixth schedule of the Indian Constitution are correct? It provides for autonomous district councils in Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Is this correct? This option is correct क्योंकि हमने अभी बोला कि जो sixth schedule है, it talks about the administration in these four particular state. और क्यों है? Why not in other states? क्योंकि हमने अभी बोला कि they have their certain values, their particular way of life, and they are not assimilated into the mainstream society. So to preserve that, our constitution provides them with certain security. हम एक सेंस में बोल सकते हैं कैसे? सिक्स शेड्यूल. देन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैव लेजिस्लेटिव पावर्स. अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगे, रीजनल काउंसिल्स होंगे, जो कि कौन बनाते हैं? गवर्नर बनाते हैं. तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये सेल्फ रूल को ऑपरेट करते हैं, सेल्फ रूल को मटीरियलाइज होने में हेल्प करते हैं. कैसे? हम बोलेंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, दे हैव द पावर, दे हैव द लेजिस्लेटिव पावर ओवर सब्जेक्ट्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास क्या क्या पावर्स हैं कि वो अपने जैसे भी अपने आप को रन करना है, दे हैव द पावर, इंक्लूडिंग the legislative powers, including land, forest, and village administration. So even this option is correct. Next, we need to know कि जो sixth schedule area है, they are exempted from 73rd Constitutional Amendment Act provisions on पंचायती राज. अब आप ये समझो कि जो पंचायती राज है वो उसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस वाज टू एंश्योर ग्रास रूट डेमोक्रेसी. ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब एकदम नीचे जो थर्ड टियर गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन कर पाए, एंड एज अ रिजल्ट सेल्फ जो स्वराज, जो गांधी जी का आइडिया है स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नेंस, उसको फुलफिल कर पाए. सेल्फ गवर्नमेंट जो मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, दिस इज one of the ideas behind the insertion of 73rd Constitutional Amendment Act provisions on Panchayati Raj. Now you understand कि जो हमारा सिक्स शेड्यूल है, यहाँ पर तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हमने बनाए हैं, रीजनल काउंसिल्स बनाए हैं. तो इसका क्या पर्पस है? सेल्फ रूल को ऑपरेट करवाना, सेल्फ गवर्नमेंट को यहाँ पर ऑपरेट करवाना. एज अ रिजल्ट जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसका भी सेम ही पर्पस है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता. एज अ रिजल्ट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. देन कम्स ऑप्शन नंबर 4. The president has the authority to modify the boundaries of 6 scheduled areas. Is this option correct or not? Governor decides. Governor is the authority and not the president, right? So हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? 1, 2 and 3. We'll move to question number 42 now. With reference to 8 schedule, देखिए अभी आ गया ना जो हमने अभी डिस्कस किए 12 जो शेड्यूल्स हैं हमारे, उसमें से जो 8 शेड्यूल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमारा जो प्रेजेंट डे 8 शेड्यूल है उसमें प्रेजेंटली कितने लैंग्वेजेस हैं? प्रेजेंटली 22. 22. ओरिजिनली कितने थे? Originally there were 14 languages, and over the period of time more languages have been inserted, which now amounts to 22 languages now. Now we'll look into the options.
अब देखिए एज शेड्यूल है यहाँ पर, हमें दो बातें पता है, अभी हमने दो बातें मतलब डिस्कस की। नंबर वन की पहला ओरिजिनल एज शेड्यूल के अंदर देयर वर 14 लैंग्वेजेस। उसके बाद में ग्रेजुअल जब एवोल्यूशन हुआ एज शेड्यूल का विद रिगार्ड्स टू द लैंग्वेज, हमारे पास 8 लैंग्वेजेस और इंसर्ट हुई। कैसे? थ्रू अमेंडमेंट्स। तो अब हमें क्या याद आना चाहिए कि व्हाट आर दोज अमेंडमेंट्स एंड दोज लैंग्वेजेस, क्योंकि ये शायद आई थिंक लास्ट ईयर इसमें यूपीएससी पर क्वेश्चन था। यूपीएससी में पूछा गया था कि जो अमेंडमेंट के थ्रू हमारी वो ऐड हुई हैं लैंग्वेजेस, व्हाट आर दे एंड व्हाट आर द रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स। सो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है एंड दैट कैन easily be done. First option, it originally listed 14 languages including Sindhi but excluding English. हमारे 14 languages में सिंधी included थी but English was excluded. Is this option correct or not? No, ma'am. Sindhi added later. Yes, Sindhi was added later, and moreover, English is not included in the age schedule, right? So first option is incorrect. As a result, हमारा A और D गलत हो जाता है, बचता है B और A और C गलत होता है, बचता है B और D, which means 2 and 4 are correct. Now we'll look into option number third. थर्ड क्या है? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 4 लैंग्वेजेस इंसर्ट की हैं। व्हाट आर दोज 4 लैंग्वेजेस? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। दीज आर करेक्ट। सो एज अ रिजल्ट आवर आंसर इज 2, 3 एंड 4, राइट? तो जो तीनों लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, तीनों अमेंडमेंट्स के थ्रू बाकी की जो 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, प्लीज आप उसको लर्न करिएगा। 21 अमेंडमेंट है, 92nd है, and one more is there, I think 71 constitution. Just a second, I'll just check and tell you. 21st है, 92nd है and 71st है। तो ये तीनों अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से लैंग्वेजेस ऐड हुए हैं? 92 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली वर एडेड। 21 से सिंधी वॉज एडेड। 71 से कौन कौन से ऐड हुए हैं? कोई बताएगा 71 से कौन कौन से ऐड हुए हैं? कोंकणी, नेपाली, करेक्ट। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, these were the language which were inserted through 71st Amendment Act 1992. So 42 is clear. We'll move to question number 43 now. Consider the following pairs related to amendments affecting the schedules of the Indian Constitution. देखिए वापस से आया। हमारे पास अभी प्रेजेंटली कितने अमेंडमेंट एक्ट है टोटल? Any rough idea? How many amendment acts do we have presently, roughly? Any idea? I guess, ma'am, 106. 106 or 105. 106. Yes. तो अब 106 अमेंडमेंट में से क्या हमें ये 106 के 106 लर्न होने चाहिए? द आंसर इज नो। आप कौन कौन से लर्न कर सकते हैं जो आपके टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं, और सेकेंडली जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल 42 हो गया, 44 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, जो स्पेशली अभी रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि वो करंट अफेयर का पार्ट कंप्राइज करेंगे। सो 101, 102, 103, 104, 105, तो ये जितने भी रिसेंट टाइम के हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। 99th हो गया विच टॉक्स अबाउट एनजॉय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बट नॉट ऑल ऑफ देम, राइट? सो वील सी। फर्स्ट अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट एडिशन ऑफ 9th शेड्यूल। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारे बाकी के रिमेनिंग 4 शेड्यूल्स हैं वो कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए। तो 9th शेड्यूल वाज एडेड थ्रू विच अमेंडमेंट? फर्स्ट अमेंडमेंट। कल की क्लास में हमने किया था कि जब फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस हुए थे, फाइनली जो हमारे नए स्टेट्स बने थे वो किसके
recommendations की वजह से हुए थे? State Reorganization Commission. तो इवेंचुअली जब ये फजल अली कमीशन या स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप 1953 में, उनके रिकमेंडेशंस फाइनली पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किए थे और उस एक्सेप्टेंस के कारण द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एंड दैट अमेंडमेंट एक्ट वाज व्हाट? सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट. सो सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. देन वी विल टॉक अबाउट 52nd. 9th के बाद में कौन सा शेड्यूल आया था? 10th. 10th किसकी वजह से ऐड हुआ था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985. देन एडिशन ऑफ 11th एंड 12th. 11 तो 73rd ने किया, but 12 was added through which amendment? 74. So 4th is गलत. 1, 2 and 3 are right. यहाँ पर ऑप्शन चारों करेक्ट है. They are not all correct, but only 1, 2 and 3. A should be the answer. 44th. अब देखिए यहाँ पर दोनों ही, सॉरी मैम 11th and 12th schedule was added by 73rd amendment. 73rd ने ऐड किया है 11, 74th ने ऐड किया है 12. Yes ma'am, I understood. जी. Next we'll move to question number 44. Which of the following statements regarding the 5th and 6th, वापस से, जो 5th है कौन डिक्लेयर करता है? Is it the governor or the president? President. यहाँ पर लिखा हुआ है the 5th schedule empowers the governor to declare any area as a scheduled area, which is incorrect because it is the president and not the governor. So first option जब गलत हो जाता है तो we are remaining with what? 2 and 4 only. टू एंड 4. एक बार देख लेते हैं. फिर 6 शेड्यूल में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स के बारे में, जहां पर दे वर हैविंग ऑल द पावर्स, बी इट लेजिस्लेटिव, बी इट एग्जीक्यूटिव, बी इट फाइनेंशियल, टू लेवी टैक्सेस, टू कलेक्ट टैक्सेस. ये सब किसका काम है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स का. कहाँ पर मेंशन था? 6 शेड्यूल में. तो ये करेक्ट है. देन laws under 5th schedule are subject to judicial review for violation of fundamental rights. Laws under the 5th schedule are subject to judicial review for violation of fundamental rights. Even this is also correct. यहाँ पर शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है. The answer has to be 2, 3 and 4. Then option number 4. The 6th schedule excludes the application of state laws unless approved by district councils. करेक्ट, क्योंकि हमने अभी बोला कि 6th शेड्यूल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं और रीजनल काउंसिल्स हैं, दे आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज, इम्प्लीमेंट देम. इवन वो कोर्ट भी खुद ही जो हमारा जुडिशियल पावर है, इवन हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एमपी है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में इफ देयर इज नॉट एमपी, 6th शेड्यूल का ही कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि असम. असम में विच इज द हाई कोर्ट? असम में हाई कोर्ट का नाम क्या है? असम के जो हाई कोर्ट का नाम है, इट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट, राइट. असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसके जो जुरिस्डिक्शन होगी, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे असम में लागू होना चाहिए. बट क्योंकि असम 6th शेड्यूल का पार्ट है, तो इनफैक्ट जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शनरी पावर्स हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल इन द 6th शेड्यूल वाला रीजन. जो भी इसके अंदर असम के अंदर पर्टिकुलर टेरिटरीज अगर डेजिग्नेटेड हैं, दैट दीज आर गोइंग टू कंप्राइज अवर 6th शेड्यूल के टेरिटरीज, तो इवन हाई कोर्ट का पावर्स विल नॉट बी, या हाई कोर्ट के डिसीजंस विल नॉट बी वैलिड. एंड इफ इट इज वैलिड, देन गवर्नर विल अप्रूव. क्योंकि इसमें हम 4th ऑप्शन पढ़ रहे हैं
कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के जो पावर है दे आर सो वाइड, दे आर सो पावरफुल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, कि यहाँ पर चाहे वो लॉज का लेजिस्लेटिव पावर हो या एग्जीक्यूटिव पावर हो या जुडिशियल पावर्स हो, दे आर ऑल एक्सरसाइज्ड बाय whom? द काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या फिर रीजनल काउंसिल्स. Hence option number 2, 3 and 4 are correct. यहाँ पर there is some error. We'll move to question number 45 now. मैम ऑप्शन 3 को लेकर डाउट है. Just a second, let me just see. Option number C. Laws under the 5th schedule are subject to judicial review for violation of fundamental rights. ये ऑप्शन भी करेक्ट है. मैम फॉर एग्जांपल राइट टू मूव हो गया, शेड्यूलर्स में तो वो बंद है. नहीं, मतलब जुडिशियल रिव्यू तो होगा, जुडिशियल रिव्यू तो होगा, बट फंडामेंटल राइट्स क्या है, जैसे नॉर्मल लोग अब वहां पर जाते हैं, नॉर्मल लोग बोलेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो नहीं होगा, बट जुडिशियल रिव्यू इज एप्लीकेबल. जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है कि एटलीस्ट वो एम्बिट में तो है, जुडिशरी उसको रीड तो कर सकती है, इंटरप्रेट तो कर सकती है, एकदम ओवरसाइट जुडिशरी से नहीं होगा. जुडिशियल रिव्यू विल बी देयर. क्या पता वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम 6th शेड्यूल के अंदर जो लोग हैं उनके भी इंक्लूडेड हो, नॉट जस्ट द आउटसाइडर्स, राइट? यस मैम. So 2, 3 and 4 are correct. Then 45. With reference to 7th schedule. 7th में भी हमने डिस्कस किया था कौन कौन से लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. यूनियन लिस्ट में अब देखिए इसमें सब्जेक्ट्स, आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर दोज सब्जेक्ट्स जिन पर यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज. फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब किसके अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर. Then concurrent list allows both union and state legislature to make laws. Answer is yes. And in case of conflict क्या होगा, union का law will prevail. तो आगे के statement में क्या लिखा है, with union law prevailing in case of a conflict. So even second option is correct. Then state list includes subjects like police, agriculture, but residuary powers lie with the union. Correct. तो यहाँ पर option 3 is also correct. Then 7th schedule cannot be amended without the ratification of half of the legislature. अब आप देखिए कि ये अमेंडमेंट की बात की गई है. 7th शेड्यूल में जो पहले थे जैसे 97 सब्जेक्ट्स थे, देन इट गॉट इंक्रीज टू 100 सब्जेक्ट्स. स्टेट्स के पावर्स जो मतलब स्टेट के जो लिस्ट थे वो कम कर दिए गए, कॉन्करेंट में सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए गए. तो ये क्या हुआ था, अमेंडमेंट के थ्रू ही हुआ था. तो नाउ व्हेन द अमेंडमेंट इज हैपनिंग इन द 7th शेड्यूल, तो उसमें क्या है, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, अमेंडमेंट प्रोसीजर इज डेल्ट अंडर विच आर्टिकल 368. 368 के अंदर क्या होगा, इसमें दो कैटेगरीज हम लेते हैं, जो कि जो 368 आर्टिकल है हमारा, उसमें हम बोलेंगे जो अमेंडमेंट है इट कैन बी डन इन टू वेज. वन, बाय स्पेशल मेजोरिटी बाय द पार्लियामेंट. वो स्पेशल मेजोरिटी के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इट इज मेंशन इन योर लक्ष्मीकांत. देन special majority with half of the ratification by the state legislatures. दूसरी जो कैटेगरी है हमारी, वहां पर हमें किस टाइप की मेजोरिटी चाहिए, जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रैटिफाई दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल. कौन सा ये कैटेगरी होगी, which is talking about the federal distribution of powers, and this federal distribution of powers is specifically mentioned under which schedule, 7th schedule, and hence as a result it requires half of the state legislature ka ratification. So even fourth option is correct. So answer should be 1, 2, 3 and 4. Then question number 46. Just a second, okay, just a second.
देन क्वेश्चन नंबर 46 में एज शेड्यूल के बारे में हमें बताना है. ऑप्शन नंबर 1, it recognizes languages for use in education and administration but not for official union government communication. क्या ये ऑप्शन सही है या गलत? Is this option correct or incorrect? करेक्ट. देखिए जो एज शेड्यूल है इसमें जो हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं they are somewhere are used in official languages as well. ऑफिशियल लैंग्वेज में भी यूज होंगे, रीजनल लैंग्वेज, डे टू डे लैंग्वेजेस में भी यूज होंगे. तो इफ वी टॉक अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ऑफिशियल यूनियन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में ये यूज नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? बिकॉज जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस है विच इज डेल्ट अंडर पार्ट 18 फ्रॉम आर्टिकल 343 to 351, इट टॉक्स अबाउट 4 कैटेगरीज कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे या उनका पर्पस हम कहाँ पर देखेंगे. तो दिस पर्टिकुलर पार्ट 18 which is comprising our article number 343 to 351, it talks about 4 categories. Number 1, यूनियन की क्या लैंग्वेज होगी. नंबर 2, रीजनल लैंग्वेजेस क्या होंगे या फिर स्टेट की क्या लैंग्वेजेस होंगे. नंबर 3 टॉक्स अबाउट जुडिशियल लैंग्वेजेस क्या होंगे एट द यूनियन लेवल एंड एट द हाई कोर्ट लेवल. नंबर 4 talks about laws, special directives given by the state or by the center. So these are the 4 categories under official languages. ठीक. अब ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और ये जो एज शेड्यूल है दे बोथ आर इंटरलिंक थोड़ा बिकॉज इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं वो एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होंगे बट ऑफिशियल यूनियन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में यूज नहीं होंगे. तो पहली चीज अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो. वाई? क्योंकि एक जगह ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है और दूसरी तरफ बोल रहा है कि ऑफिशियल यूनियन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में यूज नहीं होगा. So these both terms are contradictory and hence we can eliminate option number 1 because जो age schedule के अंदर 22 languages हैं they can be used into the official communication or for that matter administration. Then we say कि जो age schedule है उसमें जो मणिपुरी and कोंकणी है it was inserted through which amendment act? 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये हमने अभी डिस्कस किया था कि मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली दे वर इंसर्टेड थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट? 71. देन एज शेड्यूल लैंग्वेजेस आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 29 फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन. इज दिस ऑप्शन करेक्ट और इनकरेक्ट? ऑप्शन नंबर 3, age schedule languages are protected under Article 29 for cultural preservation. Is this correct or not? Ma'am, I guess correct. Of course, these are correct. क्योंकि आर्टिकल नंबर 29 में कल्चरल प्रिजर्वेशन का मतलब माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटी जो भी लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लैंग्वेज में. फॉर एग्जांपल जो सदर्न स्टेट्स हैं इन आंध्रा, इन केरला, मलयालम लैंग्वेजेस यूज्ड. सो इट इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 29. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जो एज शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं वो क्यों इंसर्ट की गई हैं? क्योंकि एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ population is using that language for their communication and that is why it is also protected under age schedule. या फिर वो particular language को designate कर दिया जाता है as the language under age schedule. So ये जो designation वाला काम है ये कौन करते हैं?
प्रेसिडेंट करते हैं. क्यों करेंगे? बिकॉज इफ ही इज सेटिस्फाइड कि a large substantial population is using a particular language for their day-to-day language, for their official communication, then he can designate particular XYZ language as under matlab under age schedule. As a result, article number 29 also indirectly protects the languages under age schedule. So even third option is also correct. ये इस ऑप्शन में इसमें लिखा हुआ है ओनली 1 and 2, तो 1 and 2 नहीं 3 भी करेक्ट है. क्योंकि कल्चरल प्रिजर्वेशन, वाई कल्चरल प्रिजर्वेशन? क्योंकि वो उनका लिविंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप उड़ीसा का लैंग्वेज इज उड़िया, अगर उड़िया को हम हटा देते हैं फ्रॉम द एज शेड्यूल, फिर उसका तो रेलेवेंस रह ही नहीं जाएगा. सो इवन इफ द पीपल आर नॉट यूजिंग इट, फॉर इंस्टेंस एज शेड्यूल के अंदर उड़िया इज देयर, नाउ लेट्स से उड़ीसा में पीपल आर यूजिंग इट फॉर देयर डे टू डे कम्युनिकेशन, तो भले ही वो एज शेड्यूल में रहे या ना रहे, लेकिन अंडर आर्टिकल 29 वो आपका कल्चरल प्रिजर्वेशन तो होगा ही. एंड व्हेन कल्चरल प्रिजर्वेशन, क्यों? बिकॉज वो आपके डे टू डे लाइफ का पार्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइवलीहुड. सेम वे इन आसाम, असमीज इज द लैंग्वेज, वहां पर कोई हिंदी नहीं बोलता है. द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज स्पीकिंग असमीज बिकॉज वो उनका कल्चर है, वो उनका डे टू डे लाइफ, उनका वे ऑफ लाइफ है, which is protected under article 29. and when we are saying कि वो cultural preservation के लिए काम कर रहा है, तो in fact next step क्या होगा? President can declare that particular language as the language under age schedule, and hence third option is also correct. Then fourth option, English is listed in the age schedule as an associate official language. एज शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिया गया है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर दिया गया है कि इंग्लिश वुड बी एसोसिएट लैंग्वेज इन एडिशन टू अदर लैंग्वेजेस, राइट? तो ये एज शेड्यूल के अंदर नहीं है इंग्लिश. एज अ रिजल्ट 1, 2 and 3 would be correct. B should be the answer and not A. Any question? मैम मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यूनियन और स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हिंदी या फिर इंग्लिश में होता है. तो हिंदी जैसे में कि भी होता है. ऑफिशियल, हाँ बोलिए. तो जैसे कि मैम आपने अभी कहा कि ऑफिशियल यूनियन लैंग्वेज जो होता है वो 8 शेड्यूल के सारे 22 लैंग्वेज में. देखिए, जो जैसे कि सदर्न स्टेट्स है और आपने बोला आइदर इंग्लिश और हिंदी इज यूज्ड यहाँ पर एट दी नेशनल लेवल या फिर एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज. सो आंसर इज ऑब्वियसली करेक्ट, बट द थिंग इज कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज में कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि उसका ट्रांसलेशन वुड बी प्रोवाइडेड अंडर व्हाट? ट्रांसलेशन एक्ट ऑफ सेंट्रल लॉज, या फिर जो स्टेट्स भी कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द सेंटर, उसमें ट्रांसलेशन वुड बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश एंड हिंदी. दिस इज द मीनिंग. हाउएवर व्हेन 2 or 3 स्टेट्स जिनका एक कॉमन लैंग्वेज है, जैसे कि हमारे नदर्न स्टेट्स हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, इन सब का कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज हिंदी. सो इवन इफ दे आर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी विदाउट इंग्लिश, दैट वुड बी ऑल्सो फाइन. वाई? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है दैट इन दैट language Hindi needs to become the lingua franca of our country. It has to become the language, national language. However, national language does not exist because of the diversity in our country. तो इसके लिए क्या है, हम रीजनल लैंग्वेजेस को भी एक्नॉलेज करते हैं. इसीलिए मैंने बोला था कि जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो अंडर पार्ट 18 फ्रॉम आर्टिकल 343 to 351 आर डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स. पहला कि यूनियन की क्या लैंग्वेज होगी, दूसरा वाज रीजनल लैंग्वेजेस भी क्या होंगे, तीसरा वाज कि हमारे जुडिशियल लैंग्वेजेस क्या होंगे, एंड चौथा वाज कि जो लॉज बनते हैं, स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं, उनके लैंग्वेजेस क्या होंगे. सो व्हेन वी आर सेइंग
कि रीजनल लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, अब वो क्या है, हिंदी में लॉज नहीं बनाएंगे, दे विल बी मेकिंग in their own language because they are very particular about their language because it is their way of life. आपने जो Dravidian concept सुना होगा या southern states हैं, they are very particular about their languages because it is a way of their life, and that is why क्योंकि पार्ट 18 में 4 कैटेगरीज ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेस के अंडर दे कैन परस्यू देयर लैंग्वेज, दैट इज तेलुगु और मलयालम, whatever it is. However, when it is communicated to the union, तब क्या होगा, उसका English as well as Hindi would be there as a translation of regional language. Making sense? Yeah. Thank you. Okay. तो जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, उसमें 1950 से पहले क्योंकि ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, राइट, तो इंग्लिश कंटिन्यूसली यूज हो रही थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज. तो एज अ रिजल्ट 15 साल का समय दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि पार्लियामेंट के पास में 15 इयर्स हैं कि वो ग्रेजुअली हिंदी को एज द नेशनल लैंग्वेज बना सके. However, it was not possible. Why? क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, वी हैव अराउंड 1600, वी हैव मोर देन थाउजेंड्स, इनफैक्ट मोर देन 1650s के अराउंड हमारे पास लैंग्वेजेस हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज दैट इज हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज. एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हमने अभी बोला कि व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनैक्टेड, क्या था कि 1950 से पहले क्योंकि ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, सो द लैंग्वेज वाज English for the administrative purpose. So when we got independence and our constitution was adopted, तो what happened कि constitution ने directive दिया parliament को कि finally after 15 years, तुरंत नहीं, of course that was not possible. So after 15 years आपको क्या करना है, हिंदी को एज दी अपना नेशनल लैंग्वेज बनाने का कोशिश करना है या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का कोशिश करना है. जो ये 15 इयर्स थे, उसमें जो दूसरा प्रोविजन दिया गया वो ये कि ये जो 15 साल है उसमें 5 साल बाद और फिर 10 साल बाद कमीशंस बिठाए जाएंगे जो कि देखेंगे या सजेस्ट करेंगे कि क्या अब हम हिंदी के लिए एज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज रेडी हैं. तो एज अ रिजल्ट इन 1955 हमारे पास में, क्योंकि हमने 15 साल बोले, 5 इयर्स और 10 इयर्स, तो 5 इयर्स में क्या हुआ, एक commission was to be constituted by the, just a second, a commission was supposed to be set up by the president जो कि सजेस्ट करेगी कि हाउ कैन प्रोग्रेसिवली वी कैन मेक यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज. एंड देन एक कमिटी बिठाई जाएगी बाय द पार्लियामेंट टू पॉन्डर अपॉन द recommendations, and hence as a result in 1955 एक कमीशन बिठाई जाती है अंडर बीजी खेत. उन्होंने जो भी recommendations दिए थे, that was examined by the committee which was set up by the parliament in 1956 under the chairmanship of Govind Vallabh Pant. तब भी after their recommendations even Hindi was not suggested as to be the official language, मतलब sole language. As a result, Official Language Act was passed in 1963, recognizing which that Hindi along with English along with regional languages would constitute the mode of communication between state and the government at the union level. ठीक, यहाँ पर English was continued to be used as an associate official language along with Hindi and other regional languages. अभी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. So, in finally, Official Languages Act
1963 में which ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है दैट इंग्लिश लिस्टेड 8th शेड्यूल में तो नहीं था बट इट वाज डिक्लेयर्ड टू बी एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग विद हिंदी। जो सेकंड पार्ट है ये हमारा यूनियन लैंग्वेज, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हमने डिस्कस किया था ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज डेल्ट अंडर पार्ट 18 फ्रॉम आर्टिकल 343 टू 351। वहां पर 4 पार्ट्स डिवाइडेड थे। यूनियन का लैंग्वेज क्या होगा, सेकंड वाज रीजनल लैंग्वेज क्या होगा, थर्ड वाज जुडिशियल लैंग्वेज क्या होगा एंड फोर्थ वाज लॉज या स्पेशल डायरेक्टिव्स का लैंग्वेज क्या होगा। तो इवन रीजनल लैंग्वेजेस वर एक्नॉलेज्ड। यहाँ पर बोला गया कि स्टेट जो है, स्टेट्स जो है उनका जो पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर है दे में अडॉप्ट वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज व्हिच इज इन यूज इन द स्टेट एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज along with Hindi as और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, सो इवन जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं प्लस हिंदी they can be declared as the official languages by the respective states. As a result, Odisha has declared its what official language? Odia. Punjab, ये Kerala, which language? Malayalam. सेम वे जो हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे फाइनली 8 शेड्यूल में हैं, दे आर डिक्लेयर्ड बाय वन और द अदर स्टेट एज देयर लैंग्वेज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज वाला थिंग। 46 में क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इंग्लिश इज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। नो, इंग्लिश हैज नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में नहीं है, ये कहाँ पर मेंशन है? Official Languages Act 1963. Then we'll move to question number 47. Eleventh और 12th schedule से related what are the options that are correct? अब इसमें हमें बताना है कि जो 11th शेड्यूल है और जो 12th शेड्यूल है इनमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? एनी आइडिया अबाउट दी सब्जेक्ट्स? ठीक है मैम, तो ऑप्शन में 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट है और 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट है और 11th शेड्यूल है जो पीआरआई को डील करता है और 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज को। ओके, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं 11th शेड्यूल में जो 29 सब्जेक्ट्स हैं जो इस फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, इट इज करेक्ट। 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स हैं, इवन दिस इज आल्सो करेक्ट। देन थर्ड इज टॉकिंग अबाउट कि ये जो दोनों शेड्यूल्स हैं दे आर बाइंडिंग ऑन स्टेट्स टू एंश्योर कंप्लीट डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू लोकल बॉडीज। अब आप लोग ये देखिए, जो 29 सब्जेक्ट्स हैं और ये 18 सब्जेक्ट्स हैं व्हिच हैव बीन डेवोल्यूटेड टू लोकल बॉडीज, ये कहाँ से, किसके पावर्स डिवॉल्व हुए हैं या किसके सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हुए हैं? इज इट द सेंटर और द स्टेट्स? स्टेट्स की पावर। करेक्ट, स्टेट्स के। जो स्टेट्स के पास अपने पावर्स थे, स्टेट्स ने अपने कुछ पावर्स किसको दे दिए? लोकल बॉडीज को, कि लोकल बॉडीज नाउ यू हैव टू मेक लॉज ऑन, यू हैव टू एडमिनिस्टर दीज मेनी सब्जेक्ट्स। 11th शेड्यूल में कितने हैं? 29। 12 में कितने हैं? 18। 11 which talks about panchayats, 12 which talks about municipalities. They have to take care of 18 subjects. अब यहाँ पर ये बोला है कि ये जो है both schedules 11th and 12th to ensure complete devolution of power. यहाँ पर complete devolution of power नहीं है। complete devolution का power का मतलब हुआ कि अपना पूरा का पूरा power किसको दे देना? local bodies को दे देना। So it is not a mandatory clause. यहाँ पर ये states के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये कौन कौन से अपने सब्जेक्ट्स जो हैं डेवोल्यूशन करना चाहते हैं टू द लोकल बॉडीज, सो दैट थर्ड टियर जो गवर्नेंस है दैट कैन बी बेटर एडमिनिस्टर्ड. सो इट इज नॉट अ मैंडेटरी क्लॉज और नॉट अ बाइंडिंग क्लॉज. यहाँ पर स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा कि कौन से स्टेट्स कौन कौन से पावर्स जो हैं अपने स्टेट्स के लोकल जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग states will go for the devolution of powers to their respective local bodies. Hence this option number 3 is incorrect. Then we come to option number 4. The subjects in these schedules were derived from the 7th schedule का state list. अभी देखिए हमने पूछा था
कि जो लोकल बॉडीज के पास में पावर्स आए हैं वो किसके पास से आए हैं, वेदर इट इज द यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, आंसर वाज स्टेट लिस्ट, एंड हेंस 1, 2 and 4 options are correct, which means option B is the right answer. Then we'll move to question number 48. Consider the following statements regarding amendments to the schedule of the Indian Constitution. जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, क्या है, वो सब कहाँ पर मेंशन है हमारा फर्स्ट शेड्यूल में. अब जो सिक्किम है, सिक्किम जो कि एसोसिएट स्टेट था, वो फाइनली इंडियन यूनियन में कब मर्ज हुआ है या किसके विच अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मर्ज हुआ है, इट इज थ्रू 36th अमेंडमेंट एक्ट, इट इज करेक्ट. देन इंडिया एंड बांग्लादेश. अब आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश जो हैं दे आर नेबरिंग कंट्रीज, और क्या हो रहा था, बांग्लादेश और इंडिया में कुछ हिस्सा बांग्लादेश का वाज कमिंग इनटू इंडियन टेरिटरी और इंडियन टेरिटरी के कुछ एनक्लेव्स वर गोइंग इनटू द बांग्लादेश का टेरिटरी. हेंस एज अ रिजल्ट इंडिया एंड बांग्लादेश दे इंडल्ज इनटू, दे गॉट इन्वॉल्व्ड इनटू अ लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट, जिसके थ्रू लैंड बाउंड्री में थोड़ा चेंजेस हुआ. द कॉन्क्लेव सेटलमेंट वर हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड फाइनली जब ये कॉन्क्लेव हमें बांग्लादेश से मिले तब क्या हुआ, थ्रू 100 अमेंडमेंट एक्ट हमें क्या किसमें चेंजेस करना पड़ा, फर्स्ट शेड्यूल में, टू फैसिलिटेट इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट. देन the 42nd Amendment Act added several entries to the 9th schedule to protect progressive laws. अब जो हमने डिस्कस किया था 9th शेड्यूल, ये कौन सा शेड्यूल है और ये किसने ऐड किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने इसको ऐड किया. क्यों ऐड किया था ये 9th शेड्यूल, जस्ट टू प्रोटेक्ट सर्टेन लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए 9th शेड्यूल वाज इंसर्टेड कि इनके अंदर जो भी लॉज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रखेंगे, जुडिशरी उनको ओवरसी नहीं कर सकती, जुडिशरी उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स. एक पर्टिकुलर ये जो इसका इंसेंटिव था इसको लाने का, वो क्या था कि लैंड रिफॉर्म्स, इनफैक्ट जो जमींदारी सिस्टम था जो हमारे पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में एग्जिस्ट करता था, उसमें क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ द जमींदारी सिस्टम जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड था. देयर वर मेनी हायर क्लास और काफ़ी लोग थे जो कि लोअर रंग पर थे, जो कि लैंडलेस थे. On the other hand, there were many who were enjoying plenty of land. So when we got independence in 1947, तो एक इमीडिएट गोल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके पास था कि हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इंश्योर करना है. एंड फर्स्ट थिंग दैट केम टू देयर माइंड वाज कि जो पहला जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था जिसमें लैंड कुछ लोगों के पास था, कुछ लोग मेजॉरिटी वर लैंडलेस. एज अ रिजल्ट, टू कर्ब दैट, टू प्रिवेंट दैट एंड टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो सबसे मेजर जो आपके GS3 में भी सिलेबस में है, विच इज लैंड रिफॉर्म्स. तो लैंड रिफॉर्म्स हमारा सबसे पहला उद्देश्य था कि वी हैव टू गो फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर विल बी और देयर कुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स में आपने पढ़ा होगा लैंड सीलिंग एक्ट था, है ना, अबॉलिशन एक्ट था. तो लैंड सीलिंग में क्या था कि एक अपर लिमिट सेट कर दी गई थी जहां पर एक इंडिविजुअल उस सीलिंग से ऊपर लैंड होल्ड नहीं कर सकता था. सो द सीलिंग लिमिट वाज पुट ऑन दी लैंड होल्डिंग्स. एज अ रिजल्ट उस टाइम पर क्या हुआ, मेनी पीपल जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था उन्होंने अपना लैंड क्या किया, किसी के नाम, अपने रिलेटिव्स के नाम कर दिया, किसी अपने जानने पहचाने फ्रेंड्स रिलेटिव व्हाटसोएवर दूसरों के नाम कर दिया, जस्ट टू डाइग्रेस और जस्ट टू सबवर्ट और जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम these particular acts which were brought under land reforms. अब ये जो land reforms था ये particularly
9th शेड्यूल में रखा गया। अब ये जो या अबॉलिशन ऑफ जो जमींदारी लॉज थे उन सबको जब हम रिफॉर्म कर रहे थे लैंड रिफॉर्म्स को, उनको हमने किसके अंदर रखा? 9th शेड्यूल के अंदर। क्योंकि लैंड यानी कि जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, विच मीन्स कि आप किसी का लैंड ले नहीं सकते। बट गवर्नमेंट इज बेंड डाउन किस पर? लैंड रिफॉर्म्स, कि हम आपसे आपका लैंड लेंगे बिकॉज यू आर होल्डिंग एक्सेस ऑफ वेल्थ। एंड हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या इंश्योर करता है कि देयर हैज टू बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड हैज एज अ रिजल्ट यू हैव टू गिव अवे सर्टेन लैंड ऑफ योर्स, विच मीन्स कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने उसको कर्टेल, उसको हटाने की बात की। 42nd अमेंडमेंट एक्ट या 40 पर्टिकुलरली 44th, इवेंचुअली 42nd अमेंडमेंट से शुरुआत हुई जहां पर राइट टू प्रॉपर्टी पर अटैक हुआ, विच मीन्स कि यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी जो कि लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हैम्पर हो रहा था, एज अ रिजल्ट उन लॉज को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल 13 के अंदर, जो भी लॉज इम्पिंच करेंगे, जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स वायलेट करेंगे, दे विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द जुडिशरी। एज अ रिजल्ट अब पार्लियामेंट क्या करती? क्योंकि यू वर टेकिंग अवे द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब क्या हुआ? पार्लियामेंट ने ये 9th शेड्यूल, एक नया शेड्यूल ही, एक नया तरीका ढूंढा कि हम कैसे जुडिशरी की साइड को बाईपास कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट 9th शेड्यूल वाज एडेड। व्हेन 9th शेड्यूल वाज एडेड, उसमें उन सारे लॉज को रख दिया गया विच वर टेकिंग अवे स्पेशली द राइट टू प्रॉपर्टी। वो क्या हो रहा था? इट इज टेकिंग अवे योर फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट was coming into the way of implementing DPSP. As a result 9th शेड्यूल के अंदर वो सारे लॉज रख दिए गए और बोल दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू इनका नहीं होगा। अब यहाँ पर क्यों लिखा गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट? क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज ब्रॉट इन 1976 बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, and as you know कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट was socialist in her approach. As a result she would prefer DPSPs, the primacy of DPSPs over fundamental rights. तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है वो 9th शेड्यूल में बहुत सारे प्रोग्रेसिव लॉज को डाले गए और क्या बोला गया कि वी आर इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बट 2007 में अंडर कीहोतो होलोहन केस जुडिशरी ने बोला नथिंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। व्हाई? बिकॉज इन केशवानंद भारती केस इट वाज डिक्लेयर्ड कि जो जुडिशियल रिव्यू है इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट या बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट का पार्ट। एज अ रिजल्ट नाउ नो लॉज अंडर 9th शेड्यूल आर beyond the sight of judiciary. So now judiciary can look into the validity or constitutionality of the laws put under 9th schedule, right? So we can say yes 42nd amendment act ने बहुत सारे laws को कहाँ पर insert करने की कोशिश की है 9th schedule के अंदर, which added several entries to the 9th schedule to protect progressive laws. Then comes 61st Amendment Act. It amended the 4th schedule to increase Rajya Sabha seats. This option is incorrect क्योंकि 61st Amendment Act जो है इसने राज्यसभा के सीट्स को अमेंड नहीं किया, इसने वोटिंग एज को कम किया था। जब इसने वोटिंग एज को कम किया है फ्रॉम 21 to 18, जो हमारी आज वोटिंग एज है it is what? It is 18 years and not 21, which was till 1988. अब आप देखना जब इलेक्शन कमीशन पढ़ते हो, इलेक्शन कमीशन जब बना तब इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी, फिर मल्टी मेंबर बनती है, फिर सिंगल मेंबर बनती है, फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बनती है। तो अराउंड 1988 इलेक्शन कमीशन बिकम्स अगेन अ मल्टी मेंबर बॉडी। क्यों? क्योंकि 61 अमेंडमेंट एक्ट ने वोटिंग एज को कम कर दिया 21 से
18, which means कि अब हमारे पास इंडियन पॉपुलेशन ऐसी बहुत सारी क्वालिफाई होगी to be eligible to become a voter. And to manage all those affairs, इतना humongous chunk को manage करना for the exercise of their voting rights could have been a humongous task for the election commission, and hence it becomes a multi-member body again in 1988. Why? Because one reason is 61 Amendment Act ने voting rights को कम कर दिया from 21 to 18 years. Then accordingly हमारा आंसर कौन कितना सही हो जाता है 1, 2 and 3, because it has got nothing to do with increase in राज्यसभा का seats. It has only it only reduced the voting age from 21 to 18. So answer is 1, 2 and 3. We move to question number 49 now. जो फिफ्थ शेड्यूल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन स्टेट्स अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. करेक्ट है. व्हाई? बिकॉज जो हमारे गवर्नर हैं ऑफ अ स्टेट विच शेड्यूल्ड एरियाज हैज स्पेशल पावर्स टू डील विद or to restrict the application of laws and modify regulation in these areas. क्योंकि जो फिफ्थ शेड्यूल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या चीज मैम ये सब तो 6 शेड्यूल में है. नहीं, इसमें बोला है ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम. जो फिफ्थ शेड्यूल है इट टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हैं क्योंकि ये बैकवर्ड एरियाज हैं तो इसमें जो लॉज हैं पार्लियामेंट और स्टेट्स के वो एज इट इज लागू नहीं होते. दे विल बी मॉडिफाइड. हु इज गोइंग टू मॉडिफाई और हु इज गोइंग टू डिसाइड whether the law will be applicable or not? It is the governor. However, scheduled areas को कौन डिक्लेयर करता है? It is the president. Clear? Yeah. यहाँ पर गवर्नर विल डिसाइड दोनों में, फिफ्थ में भी और सिक्स्थ में भी. द ओनली डिफरेंस इज कि फिफ्थ में जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं इट इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर. राइट. सो यहाँ पर गवर्नर विल डिसाइड कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा. सो assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation behind the assertion. Hence our answer is to question number 50. Consider the following statements about the legacy of the Constituent Assembly. इसमें लिखा है कि जो भी Constituent about the legacy of the Constituent Assembly. We'll look into the options directly. The Constitution it framed has been amended over 100 times, but retains its basic structure as per the Keshwanand Bharti case. यहाँ पर जो हमारा Constitution बनाया गया है about by the Constituent Assembly, वो Constitution बना था हमारा 19 जो अडॉप्ट हुआ है फाइनली इट वॉज इन 1950. किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. अब जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो अभी तक चल रहा है, तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि फाइनली जो लेगेसी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो किस तरह से ऑपरेट कर रही है, या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि उसने इतना रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि वो अभी भी हमारा प्रेजेंट डे में एग्जिस्ट कर रहा है, अनलाइक अदर कंट्रीज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन सबवर्टेड मल्टीपल टाइम्स और न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन अडॉप्टेड. हाउएवर in the Indian case the same constitution is being continuing even till today. So what is done by the Constituent Assembly? इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन जो इसने बनाया भले ही 100 टाइम्स अमेंड हो चुका है, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अभी भी क्या है? इट स्टिल एग्जिस्ट
वाई? बिकॉज ऑफ द केशवानंद भारती केस। करेक्ट है, क्योंकि इसमें अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कम्स इन। देन द असेंबलीज एम्फेसिस ऑन सेक्युलरिज्म। जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने सेक्युलरिज्म पर एम्फसाइज किया है। इंडिया बीइंग अ डाइवर्स कंट्री विद मैनी रिलीजन, मैनी फेथ्स, मैनी बिलीव्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस पर फेथ दिखाया? सेक्युलरिज्म की स्पिरिट में। हाउ? कैसे? इट बिकॉज इट वॉज रिफ्लेक्टेड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोई भी स्टेट रिलीजन को नहीं अपनाया है। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ अ स्टेट रिलीजन एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। ट्रू है। कहाँ पर मेंशन है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फेथ्स? आर्टिकल 25 to 18, 14 to 18, 25 to 28, सॉरी 25 to 28 एंड 14 to 18। तो ये दोनों ही टेनेट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको हम बोल सकते हैं that it has been one of the factors behind the continuous legacy of the constituent assembly. Then option number third, constitution's flexibility allowed it to accommodate social changes without requiring a new constituent assembly. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल नेचर। सर्टेन टाइम्स इट इज फ्लेक्सिबल, बट इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है आकर उसको पूरी तरह से चेंज कर दे। मतलब देर आर सर्टेन रिजिड फैक्टर्स ऑल्सो विच पार्लियामेंट अंडर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स कैन नॉट चेंज। हाउएवर देर आर सम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अलाउ करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टू अडेप्ट इटसेल्फ टू अकोमोडेट द राइजिंग सोशल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, इसका कुछ एग्जाम्पल देंगे टू अकोमोडेट सोशल चेंजेस विदाउट रिक्वायरिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। How can we say that constitution flexibility allowed it to accommodate social changes without requiring a new constituent assembly? मैम यूसीसी। करेक्ट, वेरी गुड एग्जाम्पल। अभी जो हमारा रिसेंट डिबेट चल रहा है अराउंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज हो सकता है आने वाले टाइम में वी डू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, विच मीन्स कि जो हमारी सोशल रियलिटीज जो चेंज हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनफ प्रोविजंस हैं टू अकोमोडेट those social changes, and very well example you quoted, that is UCC. Then option number 4, the assembly's failure to address economic inequalities led to the immediate inclusion of the right to property as a fundamental right. अब इसमें हमने क्या बोला है, क्योंकि हमारे कंट्री में इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थी, the assembly's failure to address economic inequalities led to the immediate inclusion of right to property as a fundamental right. इस ऑप्शन का क्या मतलब हुआ? Initially, right to property was fundamental right, and there was already economic disparities among people during the making of constitution. Hence, it told that Constituent Assembly failed to recognize that economic inequalities. ओके, तो यहाँ पर जो इसमें बोल रहे हैं कि क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी हमारे कंट्री में, इसीलिए असेंबली ने बोल दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट, जिसके पास में जितना है उतना रख लो। तो क्या ये फेलियर है टू एड्रेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज? नो, बिकॉज हमारे पास इनेबलिंग क्लॉजेस हैं कहाँ पर? डीपीएसपीज में भी, जहाँ पर स्टेट्स आर गिविंग इंसेंटिव और डायरेक्टिव्स कि आप ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करिए, राइट?
जिसको डीपीएसपी को हम क्या बोलते हैं, दे आर देयर फॉर इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर इट इज नॉट अ फेलियर बट अ रिकग्निशन कि यहाँ पर जो राइट टू प्रॉपर्टी है लोगों के पास में, वो एटलीस्ट people are having right to property and to address economic inequalities assembly ने उनका failure नहीं है, rather they have given many enabling clauses under DPSPs. तो option 4 is incorrect here. 1, 2 and 3 are right. Then we move to question number 51. With reference to Constituent Assembly's approach to minority rights, consider the following statements. The Advisory Committee on Minorities initially recommended separate electorates which were later dropped. The Advisory Committee on Minorities initially recommended separate electorates. Separate electorates, for example, जो ये Advisory Committee on Minorities है, who headed the Advisory Committee on Minorities? Please be a bit louder. सरदार वल्लभ पटेल. Sardar Vallabhbhai Patel. For example, people like Sardar Vallabhbhai Patel, who were one of the members of Advisory Committee on Minorities, उन्होंने initially तो बोला कि separate electorate रख देते हैं just to ensure कि जो हमारे पास minorities हैं उनका welfare हो सके through separate electorates. बट जो हमारे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स थे, दे हाईली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स. क्योंकि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट आया कौन से एक्ट से? फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे हमारे कंट्री में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919. 1919 बाय 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट कि हिंदूज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने लीडर को चूज करेंगे, या जो मुस्लिम लीडर्स हैं दे विल बी चूजिंग देयर सेपरेट इलेक्टोरेट. और हम है जॉइंट इलेक्टोरेट, जो कि किसने प्रपोज किया था? द नेहरू रिपोर्ट व्हिच केम एज द रिएक्शन टू द साइमन कमीशन. साइमन कमीशन ने बोला इंडियंस तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना सकते हो. एज अ रिजल्ट जब ये नेहरू रिपोर्ट हमारी आई, उसमें एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया. जो नेहरू रिपोर्ट है, इट प्रोवाइडेड अ ड्राफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा चाहते हैं. सो दैट जॉइंट इलेक्टोरेट क्यों? बिकॉज 1947 जॉइंट इलेक्टोरेट और फर्म हम क्यों होगा कि वी वांटेड जॉइंट इलेक्टोरेट्स एंड नॉट सेपरेट, बिकॉज 1947 के पार्टीशन के बाद we were determined, the constitution makers were determined that we wanted to go for separate electorates and not we wanted to go for joint electorates and not separate electorates. Otherwise हमारा इंडिया जो आज हम देखते हैं वो हो सकता है अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड होता. फॉर एग्जाम्पल जैसे बांग्लादेश बन गया है. बांग्लादेश was also based on a religious identity. Even Pakistan today, it was also based on it was also formed on the basis of religious identity. And to prevent that, we wanted that we need to go for joint electorates. So advisory committee जो कि पहले propose कर रही थी, यहाँ पर constituent assembly ने बोला no, we will go for joint electorates. Then the assembly adopted reservation.
The assembly adopted reservation for scheduled caste and scheduled tribes, but rejected them for religious minorities. True that, because religious minorities, again, the Sikhs, the Urdu, the Muslim community, ये सब क्या constitute करते हैं? Religious minorities. तो हमने reservation किसके लिए रखा है? Scheduled caste and scheduled tribes के लिए, but not for religious minorities. और ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हमने क्यों रिजर्वेशन दिया है? दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशियो एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी. ठीक. देन ऑप्शन नंबर थर्ड, द इंक्लूजन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 was a response to minority concerns. True, कि यहाँ पर जो minorities हैं वो अपना लैंग्वेज, अपना एजुकेशन, अपने प्रैक्टिसेस, अपना वे ऑफ लाइफ, दे कैन बी प्रोटेक्टेड. क्यों? बिकॉज दे गेट. यस मैम, मैंने पढ़ा था इनिशियली देयर वाज सोशली एंड एजुकेशनली बेसिस पे दिया गया था रिजर्वेशन, लेटर इकोनॉमिक बेसिस पे हुआ, जो कि ओबीसी की EWS एंड. करेक्ट, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है कि इकोनॉमिकली तो अभी डिबेट होना स्टार्ट हुआ है आफ्टर इंदिरा साहनी केस, बट मेन रीजन क्या था कि दे वर सोशली बैकवर्ड. और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनको क्यों हम रिजर्वेशन दे रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट असिमिलेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, एंड टू अपलिफ्ट देम रिजर्वेशंस वर प्रोवाइडेड. हाउएवर, with the evolution of our Indian constitution, पहले अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट ओनली ऑन देयर कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस दैट दे हैव फेस्ड, इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया. बट नाउ आफ्टर इंदिरा साहनी केस अब क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे EWS भी आ गया है हमारा. इनफैक्ट SC और ST में क्या फर्दर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जो अभी हमारे नए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल OBCs, क्या उसमें आया था क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर. तो अब जो रोहिणी कमीशन बिठाई गई है उसमें हम फर्दर देख रहे हैं क्या हमें SC और ST के अंदर अकॉर्डिंग टू, जैसे OBC में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्रीमी नॉन क्रीमी, क्या हमें इनमें भी करना चाहिए? तो वी कैन से कि नाउ द राइट्स, जो कि रिजर्वेशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, it was primarily on societal conditions, but now even economic conditions are also taken into consideration, right? Now we'll move to option number 4. The Constituent Assembly's decision on minority rights were unaffected by the partition of India. क्या जो हमारा पार्टीशन ऑफ इंडिया जब हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, क्या वो अनअफेक्टेड थी कि हमारे माइनॉरिटी के पास क्या राइट्स होंगे क्या नहीं होंगे? Was the Constituent Assembly unaffected by the partition of India? जब वो माइनॉरिटी राइट्स को स्टडी कर रहे थे, उनके क्या माइनॉरिटी राइट्स होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, वी रिकॉग्नाइज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो उनके पास में क्या स्पेशल राइट्स हैं, वो सब किसके कॉन्टेक्स्ट में आए हैं? अफेक्टेड हुए हैं ना मैम? सॉरी, अफेक्टेड हुए हैं. उन लोगों को पेसा एक्ट के थ्रू स्पेशल जो प्रोविजन दिया गया है माइनॉरिटीज के लिए. आर्टिकल 29 में और 30 में भी उन लोगों को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है. 14 में 15 में एबोलिशन किया गया है अनटचेबिलिटी को. जो माइनॉरिटी राइट्स है हमारे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो हमारे माइनॉरिटीज हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस देम, एंड टू प्रोटेक्ट the rights of those communities. ये जो जब हमारा आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30 ये जब आया, तो उसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा?
क्या चल रहा था? द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हम्म, कि ये जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है, इट हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो दे वर वेरी एप्रीहेंसिव कि अगर हमने रिलीजियस राइट्स, जो माइनॉरिटी की रिलीजियस राइट्स है, अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, जो लिंग्विस्टिक राइट्स है अगर हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो क्या हो सकता है, जो इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स ने अग्री किया था कि हम मर्ज करेंगे, हो सकता था कि वो कुछ टाइम बाद सब अलग हो जाते। बट सिंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन सबको इंसेंटिव दिया है टू मर्ज देमसेल्व्स इनटू द इंडियन यूनियन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल थ्राइविंग टुडे एंड वी स्टिल हैव इंडियन टेरिटरी इंटैक्ट। वाई? क्योंकि अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन था माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड, इट वाज अनअफेक्टेड। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट and hence our answer goes 1, 2 and 3. I hope it is correct. Yes, 1, 2 and 3. Then question number 52. Consider the following pairs regarding key milestones in the making of Indian Constitution. ये quite factual कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया है, फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रिपेयर हुआ है, ये आप कर सकते हैं आई थिंक, राइट? ये पूरा फैक्चुअल है, हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 52? हाँ मैम हो जाएगा। Okay, we'll move to question number 53. Now about the role of women in the Constituent Assembly. जो हमारी Constituent Assembly थी, उसमें we have to tell कि women का रोल क्या रहा है। अब जो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1, इसमें लिखा है women members like सरोजनी नायडू एंड हंसा मेहता contributed। क्या वर्ड है? क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पर बहुत कुछ चीजें बहुत फैक्चुअल है। फॉर एग्जाम्पल असेंबली हैड 15 women members constituting less than 5%। constituting less than 5% तो चलो हम गेस कर सकते हैं कि ठीक है 300 प्लस मेंबर्स थे, उसमें से अगर 15 women members हैं तो ऑब्वियस है कि 5% से भी कम है। बट ये 15 मेंबर्स women members थे या नहीं थे, ये थोड़ा फैक्चुअल है। तो एग्जैक्ट नॉलेज क्योंकि स्टेट पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो दिस यू कैन नोट कि जो हमारे women members थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कितने थे, तो हम बोलेंगे 15 मेंबर्स। अब ये 15 मेंबर्स क्या हैं, मतलब कौन है, और अगर आप नाम याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, या फिर एक रफ आइडिया हो कि ये women members कौन है। तो अब ये 15 में से जो सरोजनी नायडू एंड हंसा मेहता हैं, इसमें भी हमसे बोला गया है कि रोल ऑफ विमेन बताओ। अब दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिबेट्स, ये एक पॉजिटिव और जेनेरिक स्टेटमेंट है, राइट? कि दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इनटू द डिबेट, so we can mark it as correct. अब असेंबली हैड 15 women members, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट? करेक्ट है मैम। Yes, apparently this option is correct कि 15 मेंबर्स हैं, और अगर आप नोट कर सकते हैं कि 15 मेंबर्स कौन कौन से हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। Then women members unanimously opposed the inclusion of reservations for minorities। अब ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यहाँ पर बोला गया है कि जो women members हैं उन्होंने रिजर्वेशन को कंप्लीटली अपोज किया। 15 की 15 महिलाओं ने रिजर्वेशन को अपोज किया। कैन इट बी ट्रू? नो, राइट? क्योंकि बिल्कुल जो चीज़ हमें नहीं पता है, एटलीस्ट हमें क्या करना है, उनको गेस वर्क के थ्रू थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शंस थे, हम सेकंड ऑप्शंस पर अटक जाते, तो 1 and 3 हैज टू बी देयर। तो 1, 3 हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो अब जब ये 4 आपने अपने टेस्ट सीरीज में अगर सही मार्क किया होता तो +2 तो मिल जाते, लेकिन आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था कि 15 मेंबर्स हैं तो चलो एक बार नाम ही देख लेते हैं, राइट? तो देन वी मूव टू ऑप्शन नंबर 4। Hansa Mehta advocated for UCC during the assembly debates. Even this is also a positive statement, so we'll mark it as correct, right? Then
With reference to the debates in the Constituent Assembly, consider the following statements. The debate on fundamental rights emphasized justiciability to protect individual liberties against the state power. बिल्कुल सही बात है. जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल क्यों किया है? क्योंकि आप समझिए कि जब इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड जब कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ही इमर्ज हुआ, जो हमारे एरिस्टोटल हैं, उन्होंने 156 कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करने के बाद में उन्होंने बोला कि देयर हैज टू बी, अच्छा हम पढ़ते हैं पॉलिटी, है ना, पॉलिटी पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? पॉलिटी. और दूसरा क्या है हमारा, हम अभी किस में रह रहे हैं? डेमोक्रेसी में, है ना. और हमें मूव कहाँ करना है? पॉलिटी की तरफ. हमारा GS2 इट स्टैंड्स फॉर पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस. इसमें जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी का मतलब क्या है? इस पॉलिटी का मतलब है, जो एरिस्टोटल हैं, जब उन्होंने 156 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि हम सब लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो लोग पावर को देख के थोड़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं. जब उनको पावर मिलती है तो दे बिहेव इन सम सर्टेन अदर मैनर. तो उन्होंने बोला कि अब हम, क्योंकि एक पॉलिटी मतलब क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन या क्लोज्ड ग्रुपिंग, क्लोज्ड पॉलिटिकल सेटअप, हम इसमें रह रहे हैं. और अपने आप को एरिस्टोटल ने बोला है कि ह्यूमन बीइंग्स का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू लिव अ गुड लाइफ, टू बी हैप्पी, टू एंजॉय हैप्पीनेस इन देयर लाइफ. अब हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नो. हैप्पीनेस का मतलब होता है लिविंग अ वर्चुअस लाइफ. एंड टू लिव दैट वर्चुअस लाइफ, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी परफॉर्म आवर वर्च्यूज. जो हमारे अंदर इन्नेट स्किल्स हैं, इन्नेट वर्च्यूज हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम करें. And this can only be fulfilled when we are living under a state, under a highest political association. एरिस्टोटल की एक बहुत फेमस लाइन है जो वो बोलते हैं कि a person or someone who is living without the state is either a beast or an angel. वो ये क्यों बोलते हैं कि आप स्टेट के बिना एक हैप्पीनेस वाली लाइफ, जो ये हैप्पी लाइफ है, वो आप फुलफिल नहीं कर सकते. अनदर एग्जाम्पल जो वो देते हैं कि अब इसका मतलब क्या है, हैप्पीनेस और ह्यूमन बीइंग्स का मतलब क्या है, क्योंकि ये आपके एथिक्स में भी यूज होगा. इसका मतलब ये हुआ, वो इसकी एक एनालॉजी देते हैं कि जो एक सीड है, जो आप पेड़ देखते हो, उसमें सबसे पहले क्या होगा? सीड होगा. जब उसको सीड को प्रॉपर कंडीशंस मिलते हैं ग्रो करने के, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, वाटर, प्रॉपर एरेशन, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, तब वो जो सीड है इट ग्रोज इनटू इट्स फुल पोटेंशियल. जो उसका फुल पोटेंशियल था टू बिकम अ ट्री, वो बनता है. और जब वो बनता है तब वो एक फुलफिल्ड, एक वो हैप्पी लाइफ अपना जो सीड है वो फुलफिल कर पाता है. सेम एनालॉजी वो देते हैं किसमें? ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी देते हैं. ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इस दुनिया में आए भी हैं, तो वो क्यों आए हैं? बिकॉज हर ह्यूमन बीइंग का एक पर्पस है, एक टीलियोलॉजी. इसको हम क्या बोल रहे हैं? जैसे सीड बनता है, क्या एक पेड़ बनता है, ये क्या है? टीलियोलॉजी. टीलियोलॉजी का मतलब होता है एंड रिजल्ट क्या होगा, हम क्यों बने हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ह्यूमन लाइफ का उद्देश्य क्या है. इट इज द टीलियोलॉजिकल अप्रोच विच एरिस्टोटल गिव्स. और जब वो ये बात बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ का जो टीलियोलॉजिकल एंड है, हैप्पी लाइफ कब पॉसिबल होगी? जब आपके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल गुड एजुकेशन, good economic conditions, good social conditions, only then आपका जो human life है it would be fulfilled as a real जो human life का purpose है, that is to stay happy and live a virtuous life,
वो पॉसिबल हो पाएगा। अब ये जो कंडीशंस हैं, जैसे हमने सीड्स के बारे में बोला है, प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब मिलने चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? वो नेसेसरी कंडीशंस अभी हमने क्या बोला, अच्छा एजुकेशन होना, अच्छा इकोनॉमिक रिसोर्सेज होना, वो सब कब पॉसिबल है? व्हेन वी आर लिविंग अंडर द हाईएस्ट एसोसिएशन। हाईएस्ट एसोसिएशन का मतलब ग्रुपिंग, और ये ग्रुपिंग क्या हुई? स्टेट। स्टेट का मतलब वही टेरिटरी जो हमने फर्स्ट डे में डिस्कस किया था, कि इस टेरिटरी के अंदर जो लोग हैं, इनमें जो अथॉरिटीज होंगे, when they are giving you all the necessary conditions that you require, आप जाकर अपना ह्यूमन बीइंग का जो फाइनल पर्पस है वो फुलफिल कर पाओगे। अब ये कब पॉसिबल है? तो ये तब पॉसिबल है, हमारे जो एरिस्टोटल हैं, मैंने बोला उन्होंने 156 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े जब सिटी स्टेट्स, एरिस्टोटल बिलोंग्स टू ग्रीस, तो वहां पर सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट होता था। डिफरेंट सिटी स्टेट्स ने डिफरेंट अपना पॉलिटिकल सेटअप कर रखा था। अब ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप है, एरिस्टोटल चाहते थे कि एक ह्यूमन लाइफ बेस्ट तरीके से कब लाइफ अपनी जी सकता है। तो एज अ रिजल्ट ही स्टडीड दोस 156 कॉन्स्टिट्यूशन। तब उन्होंने सजेस्ट किया कि डेमोक्रेसी जो है हमारा पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए। डेमोक्रेसी जो है, जितने भी नर्चरमेंट के लिए हमको चाहिए चीजें, बी इट गुड एजुकेशन, बी इट रिसोर्सेज, वो सब किसने कब कहाँ मिलेगा हमको? अंडर डेमोक्रेटिक सेटअप, एंड नॉट aristocratic, not oligarchic, and not even monarchical. He proposed democracy would be the best one. अब ये जो डेमोक्रेसी है, अब यहाँ पर आप लोग पढ़ते होंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इवन MLAs, MPs, even when they are indulging into corrupt practices, even then वो इलेक्शन में they can easily nominate themselves to get themselves elected. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर तो इनके पास में है, एंड एरिस्टोटल वाज वेल अवेयर कि पावर जब इन लोगों को मिलेगा ना, ह्यूमन बीइंग्स को, तो वो एकदम पागल हो जाएंगे। दे विल ट्राई टू होल्ड थिंग्स, दे विल ट्राई इनटू मटीरियलिस्ट थिंग्स। तभी आपसे एथिक्स के पेपर में पूछा जाता है कि आप व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस, और व्हाट डज हैप्पी लाइफ मीन टू यू। ये आपसे 150 मार्क्स में एथिक्स के पेपर में पूछा जाता है। एंड विदाउट कोटिंग स्कॉलर्स, विदाउट कोटिंग सच स्टेटमेंट्स, आप आंसर नहीं लिख सकते। अच्छा ठीक, तो कि जब एरिस्टोटल चाहते थे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करे और एक वर्चुअस लाइफ जी पाए, तब क्या होगा? एक सोशल ऑर्डर जो बनेगा, दैट विल बी वेरी स्टेबल, दैट विल बी वेरी पीसफुल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अब ये कब पॉसिबल है? डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉसिबल है, एंड नॉट अंडर एरिस्टोक्रेटिक, ओलिगार्किक, मोनार्किकल और एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So the best form of government that he suggests is the democratic. अब इस डेमोक्रेटिक सेटअप से हमको किसकी तरफ जाना है? पॉलिटी की तरफ जाना है। डेमोक्रेटिक एक ट्रांजिशन है टुवर्ड्स पॉलिटी। अब ये जो पॉलिटी है, ये क्या है? ये एक ऐसा पॉलिटिकल ग्रुपिंग है, एक ऐसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है जहां पर उस स्टेट में जो लोग रह रहे हैं, दे आर लिविंग अ फुल हैप्पी लाइफ। तो अब आप समझ रहे हो, ही प्रपोजेस अ डेमोक्रेटिक सेटअप। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर सबके पास राइट्स होंगे, और ये जो राइट्स हैं ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, विच मीन्स नो अथॉरिटी कैन टेक अवे फ्रॉम यू, बिकॉज हमने अग्री किया है कि हम स्टेट के अंदर रहेंगे। बट स्टेट के हम अंदर क्यों रह रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस, so that we can live a virtuous and a happy life. So to make that happen, यहाँ पर स्टेट की हम अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट टू इंश्योर कि ये जो स्टेट है ये अथॉरिटेटिव ना टर्न हो, एज अ रिजल्ट द पीपल inhabiting that particular territory are ensured a bill of rights, a set of rights, कि देखो ये हमारे राइट्स हैं। कहाँ पर मेंशन है हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में? अंडर फंडामेंटल राइट्स।
कि देखो स्टेट, आप कोई भी लॉज बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर आप हमारे ये राइट्स नहीं ले सकते हो। एंड टू एंश्योर अगर हम इसमें देखें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इट एम्फसाइज जस्टिसेबिलिटी, क्योंकि अगर हम नॉर्मली क्या करेंगे, इन राइट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे या ऐसे स्टेटमेंट्स जस्ट हम रीड करेंगे तो वो कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं हो पाएंगे कि क्यों जस्टिसेबल है। अभी हमने बताया क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इफ दे हैव टू लिव अ वर्चुअस लाइफ टू बी हैप्पी, ये किसने बोला है? एरिस्टोटल ने बोला। अब आपकी बात को कोई नेगेट कर ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर कोटिंग अ स्कॉलर हियर, एंड व्हेन यू आर कोटिंग अ स्कॉलर और उनका वर्क कोट कर रहे हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दे आर गिवन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच नो वन वुड टेक, एंड टू एंश्योर कि नोबडी टेक्स इट, इसको क्या बनाया जाता है? जस्टिसेबल बनाया जाता है। So the debate on fundamental rights emphasize justiciability to protect individual liberties against the state power, है ना? स्टेट पावर विच मीन्स जो हाईएस्ट एसोसिएशन है, जो हमारे ऊपर एक्सरसाइज जो अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज करेगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे इंडिविजुअल लिबर्टीज भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ठीक, सो इवन ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट हियर, क्योंकि जस्टिसेबल क्यों है? आई होप द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी क्लियर टू यू। देन वी मूव टू ऑप्शन नंबर 2, the inclusion of directive principles was opposed by some members as they were non-justiciable. ये जो inclusion of directive principles, अब हमको पता है कि they are non-justiciable, which means कि ये सिर्फ directives हैं, they are guiding factors which the authorities have to take into account while making policies, while making laws, while making any regulations. तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसको नॉन जस्टिसेबल किया, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हमें इसको नहीं अपनाना है। क्यों ही अपना, फालतू में हम क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेंदी कर रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं, जब हमें उसको नॉन जस्टिसेबल करना ही है, हटाई दो इससे अच्छा। तो it was opposed by some of the members, but still they have been इंसर्टेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है कि भले ही इनके पास लेजिटिमेसी ना हो एज बीइंग जस्टिसेबल, बट दे प्रोवाइड व्हाट? दे प्रोवाइड मॉरल सैंक्शन। का मतलब है कि अगर द स्टेट के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज हैं, अगर उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किया अपने पॉलिसीज लॉज बनाने में, तो अगले साल जब इलेक्शन होगा, क्या होगा? दैट गवर्नमेंट विल बी रिमूव्ड, दोज मेंबर्स विल बी रिमूव्ड। सो एज अ रिजल्ट, however being non-justiciable, they do have moral sanctions, right? So even option 2 is correct क्योंकि it was opposed by some of the members. Then option number 3, the assembly unanimously favored a strong center to prevent communal and regional divisions. अब यहाँ पर लिखा है यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब जितने भी असेंबली में लोग थे, क्या सबने जस्ट टू प्रिवेंट कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स? सबने तो क्या नहीं होगा ना मैम, कुछ लोग तो होंगे। करेक्ट, सबने तो नहीं किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, व्हेन वी गॉट फ्रीडम, क्यों आज़ाद हुई? क्योंकि स्टेट्स ने बोला कि हम अपनी तरह से अपने आप को रन करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव सर्टेन वे ऑफ लिविंग, एंड दैट इज वाई हम जो हमारे पास कुछ पावर्स होंगे। तो एज अ रिजल्ट, अगर हम पहले ही बोल देते, जो हमारे असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, अगर वो पहले ही बोल देते कि हम स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, तो क्या होगा? स्टेट्स वापस अपना पीछे हट जाते कि हमें इंडियन यूनियन में मर्ज नहीं होना है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन provision for universal adult suffrage was adopted without significant opposition. The provision, this is obviously true, क्योंकि
यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होता। अदरवाइज क्या हो रहा था पहले 1947 से पहले पास था ही on the basis of the only education and only a few property. correct only a few people were having right to vote, जिनके कुछ कैपिटलिस्ट क्लास हो गए, कुछ बिग जमींदार हो गए, ये सब के पास में राइट्स था। एंड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइजी was not there, and hence when India got partition, जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है it was unanimously opposed or without any significant opposition it was included in our constitution. तो option 1, 2, 4 A is the correct answer, right? चलिए आज क्वेश्चंस तो हमारे थोड़े कम हो पाए हैं। We'll say कि यहाँ पर आप एक बार 50 थोड़ा पढ़िएगा, इसमें जो आगे के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब जो बोरोड फीचर्स हैं आप प्लीज एक बार गो थ्रू करिएगा so that we can just navigate through them and not having a detailed discussions over them. But अगर आपको कोई भी डाउट होगा, बट मुझे लगता नहीं है कि होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं आगे के थोड़े, तो आगे से हम कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से। ओके थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम।